की गई। आप देखिए कल परमिशन रद्द करके ये प्रशासन क्या दिखाना चाहता है कि 70 साल के बाद भी हमें आज़ादी नहीं है अपने विचार प्रकट करने की, अपने शहीदों को याद करने की, उनकी याद में हमें श्रद्धांजलि देने के लिए भी इनकी जिस तरह से परमिशन जो चाहिए रवैया आज होगी। देखने को मिला है, क्योंकि आप लोगों ने परमिशन मांगी, परमिशन भी कैंसिल कर दी और यहाँ से लोगों को खदेड़ा भी गया, तो इससे तो कहीं ना कहीं यही लग रहा है कि जो काम अंग्रेजों ने किया भारत देश के लोगों के साथ में, इसी तरह का रवैया भारत की सरकार भारत के लोगों के साथ अगर मैं बात करूँ, क्योंकि भगत सिंह को जिस तरह से फांसी दी गई, वो लोग शहीद हुए, तो उनको कहीं ना कहीं इस सरकारों ने आतंकवादी की श्रेणी में रखा। तो क्या लगता है कि जो बहुजन समाज के ये बच्चे शहीद हुए हैं, कि इनको भी उसी दृष्टि से देख रही हैं? ऐसा हाँ, एक कुछ नहीं है ऐतिहासिक सर। प्रोग्राम होने जा रहा था, लेकिन उसको भी प्रोग्राम को इन्होंने रोक दिया और टेंट वगैरह उखड़वा दिया था इन्होंने, करने नहीं दिया प्रोग्राम। बड़ी मुश्किल से हमने झंडा फहरा पाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24/7 नीलम बोध के साथ। और भारत देश आज़ादी का जश्न मना रहा है। कहीं ना कहीं आज 15 अगस्त को लेकर बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं और हो भी रहे हैं। अभी हम देख रहे हैं कि सुबह से लगातार लोग हाथों में तिरंगा झंडा लेकर चल रहे हैं। लेकिन अभी वर्तमान में मैं जहां पर हूं वो है बुलंदशहर। मेरे पीछे देख सकते हैं जिस तरह से बहुजन क्रांति स्तंभ है। ये स्तंभ कोई छोटा मोटा स्तंभ नहीं है साथियों। अगर इस स्तंभ की मैं बात करूँ तो इससे पहले मैं आपको बता दूँ भीमा कोरेगांव। जी हाँ, भीमा कोरेगांव का इतिहास आप सभी जानते होंगे कि जिस तरह से मात्र 500 महार सैनिकों ने 28,000 पेशवाओं के टुकड़े करके उनको मार गिराया था और उन्हीं की याद में हमने देखा कि सूर्य स्तंभ की स्थापना की गई। और उसी तर्ज पर आज हम देख रहे हैं यहाँ पर जो बहुजन क्रांति स्तंभ है उसका निर्माण किया गया है। और साथियों, ये वो स्तंभ है जब 2 अप्रैल के आंदोलन में बहुजन समाज के 12-13 युवाओं ने अपना बलिदान दिया और उन्हीं की स्मृति में ये बहुजन क्रांति स्तंभ यहाँ पर बनवाया गया। तो आइए एक बार मैं आपको अंदर लेकर चलती हूँ। कुछ लोगों से जानना चाहेंगे कि इस स्तंभ को किन लोगों ने बनवाया, क्यों बनवाया और क्या उद्देश्य था इसका। सर, नाम क्या आपका? किशन स्वरूप नाम है मेरा। मैं इस निर्माण समिति का उपाध्यक्ष हूँ। जी। और जो 2018 में जो क्रांति हुई थी हमारे बहुजन समाज के लोगों ने और SC ST OBC सभी ने मिलकर ये करा था आंदोलन। उसमें जिन्होंने शहादत दी थी उनकी याद में बहुजन क्रांति स्तंभ की स्थापना हुई। काफ़ी लोगों का सहयोग है, बड़े लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा दिया इसमें, इस क्रांति स्तंभ को। उन्होंने बताया कि उन लोगों ने कि हमारा समाज भी क्रांति कर सकता है, अगर तुम हमें पिन चुबाओगे तो दर्द तो हमारे भी होता है, तो हमारा समाज भी क्रांति कर सकता है। लेकिन दमनकारी नीति आज भी पीछा नहीं छोड़ रही है। यहाँ एक ऐतिहासिक प्रोग्राम होने जा रहा था, लेकिन उसको भी प्रोग्राम को इन्होंने रोक दिया और टेंट वगैरह उखड़वा दिया था इन्होंने, करने नहीं दिया प्रोग्राम। बड़ी मुश्किल से हमने झंडा फहरा पाए, जो सुबह हमारा कार्यक्रम हुआ है। बाकी जो और कोई कार्यक्रम यहाँ कुछ हुआ है। कार्यक्रम को रोका क्यों गया सर? कार्यक्रम सबसे बड़ा तो आप जानते हो पीछे जो हमारे खड़े हैं बहुजन क्रांति स्तंभ। बहुजन जहाँ नाम आता है बहुजनों को तो वैसे तितर बितर करने की कोशिश करती हैं ये ताकतें। लेकिन कोई गलत काम तो नहीं कर रहे थे ना आप यहाँ पर? गलत काम तो कोई नहीं, कोई एक पढ़ा लिखा इंसान भी है स्तंभ इस परिसर में आ जाएगा और चारों तरफ जितने अभिलेख हैं उनको पढ़ लेगा ना एक बार, तो वो भी कहेगा हाँ ये शांति का प्रतीक है ना है। लेकिन लोगों ने कोशिश नहीं करी इसको जानने की, यह है चीज़ क्या। आप सारे अभिलेख देखना, आप दिखाना अपने उसमें जो क्या क्या लिखे हैं। इसमें शांति के संदेश लिखे हुए हैं, सारे बुद्ध के संदेश लिखे हुए हैं। लेकिन उन लोगों ने इसको भी समझते हैं कि हम यहाँ कोई गलत गतिविधि कर रहे हैं। बहुजन कहीं एक नहीं होने देते, ना किसी स्तंभ पे, ना किसी संगठन में, ना किसी पार्टी में। उनको कोशिश करते हैं कि आपस में बटे रहें। सर, जानना चाहूँगी जिस तरह से अगर हम आज बात करें संख्या की, बहुजन समाज के लोग 85% है और जो कुछ परसेंट लोग हैं उनको भी आप अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन आज के इस कार्यक्रम में बहुत ही प्रशासनिक तौर पे बड़े बड़े अधिकारी सम्मिलित हुए थे, उनकी भी यहाँ पर एक तरह से भागीदारी रही थी, फिर भी ये कार्यक्रम रोका गया। काफ़ी बड़े बड़े पदाधिकारी आए भी हैं और आने की संभावना भी थी। आप सामने देखोगे DGP पृथ्वीराज जी भी खड़े हैं सामने, जो हिमाचल से, वो भी हैं और भी बहुत बड़े लोग आए हुए हैं। लेकिन प्रशासन ने पूरी अपनी ताकत, जहाँ उनकी सत्ता होती है वो तो पूरा दमन करते हैं हर तरह से उनकी। लेकिन सर, इन पदाधिकारियों ने कुछ नहीं किया। पूरी कोशिश करी, उन्हें शांति के प्रिय, पता बुद्ध के मानने वाले हैं। बुद्ध के मानने वाले हमेशा शांति का रूप अपनाते हैं। उन्होंने शांति के द्वारा चाहा था कि कार्यक्रम हो जाए, आराम से करने दें, लेकिन उन्होंने ना किए। सर, जो ये कार्यक्रम था ये खाली सिर्फ शांति स्थापित करने के लिए नहीं था, बल्कि आपके अधिकारों की लड़ाई थी, ये मान सम्मान की लड़ाई थी। तो उसके लिए बहुजन समाज के लोगों ने किस तरह से यहाँ पर एक प्रदर्शन किया या अपनी ताकत दिखाने का प्रयास किया? ताकत दिखाने का नहीं, आने वाले समय में यहाँ पर एक हम बड़ा प्रोग्राम करेंगे, लेकिन यहाँ हम कोर्ट से परमिशन लेंगे। अगर कोर्ट में कोई लड़ाई लड़ेंगे, लंबी लड़ाई लड़ेंगे, लंबा समय लेकर लड़ाई लड़ेंगे, हम जो कोर्ट के द्वारा परमिशन लेकर तब यहाँ प्रोग्राम हम करेंगे। ये स्तंभ अगर ऐसा नहीं है कि ये स्तंभ की जो है ख्याति खत्म हो जाएगी, ये तो दिनों दिन और बढ़ता रहता है। जहाँ पर 4 आदमी आ रहे थे अब 16 आने लगे, 16 आएंगे तो 164 आएंगे। ये तो दिनों दिन बढ़ता जाएगा। हमारी बुरी अच्छाई जो भी यहाँ से चीज़ जाएंगी वो दूर दूर तक फैलेगी।
वो लीगल इशू क्या है जिसके लिए आप कोर्ट जाएंगे? कोर्ट ये जाएंगे, परमिशन हमें देते नहीं है, बार बार हमारी परमिशन कैंसिल करते हैं, कारण भी नहीं लिख के देते हमें क्यों परमिशन हमारी काट देते हैं। तो उसी के लिए हम कोर्ट जाएंगे और वहाँ से परमिशन लेंगे। आने वाले समय में फिर हम प्रोग्राम करेंगे एक बड़ा। क्या लिखित में आप लोगों ने परमिशन मांगी थी? बिल्कुल, लिखित में परमिशन पहले भी मांगी थी और अब भी मांगी परमिशन। उसकी कॉपी है आपके पास? आप देख सकते हैं, हमारे जो निर्माण समिति के हैं सदस्य, उनके पास है परमिशन। आप उसको देख कर या फोटो डाल सकते हैं अपने चैनल में। तो इसी कड़ी में हमारे साथ में समिति के कुछ और लोग हैं, उनसे भी जुड़ने का प्रयास करूंगी। सर, जिस तरह से पूरा घटनाक्रम रहा, कहीं ना कहीं एक सोचने वाली बात है कि जब जब बहुजन समाज के लोग इकट्ठे होते हैं तो प्रशासन की तरफ से इस तरह का रवैया अपनाया जाता है। तो इन चीज़ों को लेकर क्या सीख लिया आपने और आगे किस तरह से काम करेंगे? आज की घटनाक्रम हुई है, क्या ये बहुजन समाज का अपमान नहीं है? निश्चित ही ये बहुजन समाज का अपमान है, और सोचने वाली बात ये है कि हम कब तक ये अपमान सहते रहेंगे। पिछली बार भी हमें परमिशन नहीं मिली, इस बार भी परमिशन नहीं मिली, जबकि हम यहाँ पे आज 15 अगस्त है और स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए इकट्ठे हुए थे। और उसी के साथ जो 2 अप्रैल 2018 को जो 13 लोग शहीद हुए थे, उनका हम सम्मान करना चाहते थे। केवल इतनी सी बात थी, लेकिन उसमें भी सरकार ने हमें परमिशन नहीं दी। कितने दिन पहले परमिशन रद्द किया सर? पर ये 14 कल ही इन्होंने रद्द की है। और पिछली बार तो मैंने बहुत पहले परमिशन मांगी थी इनसे, बहुत पहले अर्जी दे दी थी, तब भी नहीं दी। इस बार मैंने सोचा था कि एक दिन पहले इनको इंटीमेट कर देंगे, क्योंकि ये 15 अगस्त है, इसमें हमें परमिशन की लेने की ज़रूरत भी नहीं थी। बहुजन समाज के लोगों से इतना द्वेष क्यों? अब ये तो इनको सोचना है कि क्यों ये हमसे क्यों ये इतना डरते हैं। नहीं, कभी आप लोगों ने विचार नहीं किया? क्योंकि लगातार आप लोग कार्यक्रम करते हैं, परमिशन मांगते हैं, परमिशन कैंसिल हो जाते, तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को लेकर भी तो एक मंथन करती होगी कमेटी? हाँ, बिल्कुल करती है मंथन। हम सोचते हैं कि हमें परमिशन मिल जाएगी, हम ये आशा उम्मीद लगा के हम रहते हैं कि हमें परमिशन मिल जाएगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। लेकिन सर, उम्मीदें कब तक लगाएंगे? क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि जुल्म करने वाले से ज़्यादा दोषी जुल्म को सहने वाला होता है। हाँ, बिल्कुल, जुल्म करने वाले से जुल्म सहने वाला ज़्यादा दोषी होता है। आगे चल के ये होगा कि हम परमिशन नहीं भी लें तब भी यहाँ लोग आएंगे। आज 10,000 इकट्ठे हुए हैं, अगली बार 20,000 होंगे और इसके बाद ये संख्या बढ़ती जाएगी। एक समय ऐसा आएगा कि हमें परमिशन लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सर, ये बहुजन समाज के मान सम्मान और अधिकारों का मामला था, तो आप लोगों ने रिट फाइल क्यों नहीं किया इसके खिलाफ? अब कमेटी हम बैठेंगे और डिसाइड करेंगे कि आगे की क्या रणनीति होनी चाहिए। तो अभी क्या सोचा है वर्तमान में? अभी प्रेस मीट करेंगे। अभी प्रेस मीट करेंगे। जी, अशोक जी भी यहाँ पर आए थे, उनकी क्या प्रतिक्रिया रही? अब उनका अपना विचार है, वो एक्चुअली ब्यूरोक्रेट हैं, उनके बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। जी, तो अभी जो तमाम लोग यहाँ पर खड़े हैं, इन लोगों की क्या प्रतिक्रिया रही? क्या सोच रहे हैं आगे किस तरह की रणनीतियाँ बनाएंगे? हमें अब हमारी जो कमेटी है वो इकट्ठी होगी, एक साथ बैठेंगे तब हम डिसाइड करेंगे कि आगे हमारी क्या मूवमेंट होगी। इसी कड़ी में कुछ महिला साथी भी हैं, उनसे भी जुड़ने का प्रयास करेंगे। मैडम, नाम क्या है? मैं रजिता राज हूँ और मैं इसमें यहाँ पे बहुजन स्तंभ को देखने के लिए आई हूँ। और क्योंकि ये एक पहला 2 अप्रैल का ऐसा आंदोलन था जिसमें हमारे 13 क्रांतिकारी बच्चे जो हैं और शहीद हुए हैं। ऐसा किसी भी आंदोलन में नहीं हुआ है। ये विश्व का पहला आंदोलन ऐसा था जिसको बहुत ख़राब करने की कोशिश की गई। आप देखिए, कल परमिशन रद्द करके ये प्रशासन क्या दिखाना चाहता है कि 70 साल के बाद भी हमें आज़ादी नहीं है अपने विचार प्रकट करने की, अपने शहीदों को याद करने की, उनकी याद में हमें श्रद्धांजलि देने के लिए भी इनकी परमिशन चाहिए होगी। कहाँ है ये सिस्टम? कहाँ है आज़ादी? और जब ये माताएं हैं जिनका बेटा शहीद हुआ है, इनको क्या मतलब, ये इतनी दूर से आई हैं, तो क्या यहाँ पे हम उनको थोड़े उसमें एक टेंट लगा के, कुर्सियाँ लगा के और पूरा उनकी प्रशासन क्या मतलब, आज़ादी के 70वां दिवस आप मना रहे हो और सड़कों पे ये कावड़ चलते हैं तो इनको हेल्प की जाती है, ठीक है। और यहाँ पे इतना परिवार पूरा आया हुआ है जो श्रद्धांजलि दे रहा है, जो हमारे आंदोलनकारी बच्चे शहीद हुए हैं, उनके लिए कुछ भी कोई सद्भावना किसी उसमें नहीं है। तो इसलिए बहुजन समाज को जो है यहाँ से प्रण करना होगा, इनको सही जो इन्होंने बलिदान दिया है उस बलिदान को याद करके कुर्बानी करने का, कि हम इस मूवमेंट को आगे और बढ़ाएंगे। क्या ये दबा देंगे? ये मूवमेंट और बढ़ेगी। ये 2 अप्रैल है ना, तो ये हर महीने 2 अप्रैल आता रहेगा। लेकिन सरकारें तो जिस तरह से लगातार बात कर रही है कि हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और पूरे देश में कहीं ना कहीं एक भाईचारे की स्थापना हो चुकी है और पूरे भारत के लोग आज स्वतंत्र, तो क्या लगता है कि भारत की जो सरकारें हैं उनकी करनी कथनी में फ़र्क है? आपको लग ही रहा है जो वो कहते हैं क्या वो करते हैं?
इस प्रशासन में आप देख लीजिए, हमें अपना एक सेलिब्रेशन करने के लिए बहुजन स्तंभ, जो एशिया का पहला स्तंभ बना है, जिसमें सबसे बड़ा आंदोलन, आज तक जितने आंदोलन हुए हैं कोई क्रांतिकारी शहीद नहीं हुए, हमारे इसमें 13 क्रांतिकारी बच्चे शहीद हुए हैं, जवान शहीद हुए हैं। तो उनके लिए क्या हमें उनको उनको उनके तलवे चढ़ने पड़ेंगे कि हमें परमिशन दो, हम श्रद्धांजलि, हमें इकट्ठे होने के लिए भी उनकी परमिशन चाहिए। जबकि वो अभी आप रोड पे आते हुए आपने देखा होगा कि कितनी वो तिरंगे झंडे लेके फिर रहे हैं और सारा कुछ जा रहे। अगर बहुजन समाज एक जगह पे इकट्ठा होना चाहता है, अपने अधिकारों को जान रहा है, तो इनको इतनी वो क्यों हो रही है? क्योंकि जो ये कहते हैं वो करते नहीं है। करनी और करने में आपको पता ही है इस सरकार का क्या रवैया। आप मेरे से ज़्यादा तो आपका टीवी जानता है कि बेटियों के साथ, महिलाओं के साथ कितना शोषण हो रहा है। जो ये कहते हैं क्या वो सही है? मैडम, जिस तरह से अगर मैं बात करूं, क्योंकि भगत सिंह को जिस तरह से फांसी दी गई, वो लोग शहीद हुए, तो उनको कहीं ना कहीं सरकारों ने आतंकवादी की श्रेणी में रखा। तो क्या लगता है कि जो बहुजन समाज के ये बच्चे शहीद हुए हैं, कि इनको भी उसी दृष्टि से देख रही हैं? ऐसा कुछ नहीं है। सरकार देखना चाहती है तो फिर भगत सिंह का क्यों वो करते हैं? भगत सिंह की फ़ोटो हर जगह क्यों लगाई जाती है? आम आदमी पार्टी फ़ोटो इसको यूज़ करता है। जब भी कोई शहीदियों के नाम आते हैं तो भगत सिंह का ही क्यों किया जाता है? ऐसे ही हमारे ये बच्चे हैं जो आंदोलनकारी हैं, और इनको भी हम नहीं मानते कि ये वो हैं, ये क्रांतिकारी हैं और क्रांतिकारी ही रहेंगे। इनको आतंकवादी कोई सरकार का, हमें बहुजन समाज को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कि जिस तरह से जो रवैया आज देखने को मिला, क्योंकि आप लोगों ने परमिशन मांगी, परमिशन भी कैंसिल कर दी और यहाँ से लोगों को खदेड़ा भी गया, तो इससे तो कहीं ना कहीं यही लग रहा है कि जो काम अंग्रेजों ने किया भारत देश के लोगों के साथ में, इसी तरह का रवैया भारत की सरकार भारत के लोगों के साथ कर रही है। तो वो तो कर रही है। आप ये देखो ना कि ये सारी चीज़ें जो है ये सरकार ख़त्म ही करना चाहती है। बाबा साहब के संविधान के अकॉर्डिंग हम लोग जनता के लिए लोकतंत्र द्वारा ये चुनी हुई सरकार है और ये हमारे प्रतिनिधि हैं। ये तो इस चीज़ को मानने नहीं चाहती है, तो संविधान को, बाबा साहब की विचारधारा को और बहुजन को दबा के रखना चाहते हैं। वो बहुजन दबने वाला नहीं है। तो देखिए, यहाँ पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है, और खासकर आज जो बहुजन समाज अपनी अस्मिता के लिए लड़ रहा है, अपने मान सम्मान के लिए लड़ रहा है, लेकिन वो मान सम्मान भी सरकार देने के लिए तैयार नहीं है। तो कहीं ना कहीं बहुत ही एक सोचने वाली बात है कि आज बहुजन समाज आखिर किस दिशा में संगठित होकर आगे अपने हक अधिकारों के लिए लड़ेगा। यहाँ पर मेरे साथ में माता जी भी हैं, इनका बेटा शहीद हुआ था 2 अप्रैल के आंदोलन में, जिस तरह से बहुत ही दुख भरी बात है। तो माता जी से भी जानना चाहूँगी, माता जी आप आए यहाँ पर, आज जिस तरह से पुलिस का रवैया देखने को मिला, तो क्या लगता है कि ऐसे में आप लोग आज़ाद हैं? नहीं। देखिए, माता जी भावुक हैं, और भी परिवार के लोग यहाँ पर आए हैं, बहुत सारी महिलाएं हैं, लेकिन इसी कड़ी में क्योंकि महिलाएं हैं बहुत जल्दी भावुक हो जाती हैं, मैं सर से भी जानने का प्रयास करूंगी। सर, आज का जो रवैया रहा प्रशासन की तरफ से, क्या कहना चाहेंगे? ये एक रवैया हमें कल ही देखने को नहीं मिला। जब से ये क्रूर भाजपा आरएसएस की सरकार इस देश में आई है, तब से जो दबे कुचला समाज है, हमारा शोषित वंचित समाज है, दलित, पिछड़े, आदिवासी और अल्पसंख्यक जो समाज है, उनको भरपूर तरीके से दबाने की और कुचलने की कोशिश हो रही है। ये एक विचारधारा है जो कि हज़ारों वर्ष पुरानी है, जो कि एक अनडेमोक्रेटिक है, अप्रजातांत्रिक विचारधारा है, कैटेगराइज्ड विचारधारा है, जिसमें कुछ लोगों को ऊपर रखा गया है, कुछ लोगों को सबसे नीचे रखा गया है। उसी मानसिकता का ये परिणाम है कि जब तक हम उस मानसिकता को आगे नहीं बढ़ाएंगे, तब तक इतना बड़ा जो समाज है, इनको मजदूर, गरीब बनाकर कैसे रखेंगे। सर, जिस तरह से बाबा साहब ने, चाहे मैं वर्ण व्यवस्था की बात करूँ या जो भी आपने पायदान गिनाए हैं उनकी बात करूँ, अगर इन सबसे मुक्ति पानी है तो बहुजन समाज को लगता है नहीं कि आज बुद्धिज़्म की तरफ बढ़ना चाहिए? बहुजन समाज को बुद्धिज़्म की तरफ बिल्कुल बढ़ना चाहिए, लेकिन बहुजन समाज को एक अपने आप को एजुकेट करने की भी ज़रूरत है, अपने आप को आर्थिक रूप से संपन्न करने की भी ज़रूरत है, और अपने आप को सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन में भरपूर तरह से शामिल होने की ज़रूरत है। दुर्भाग्यवश हमारा जो सामाजिक आंदोलन है वो तो बहुत सी संस्थाएं हमारी चला रही हैं, लेकिन हमारा जो राजनीतिक आंदोलन है, जो हमारी राजनीतिक सत्ता की लड़ाई है, जिसके लिए बाबा साहब और साहब कांशीराम उसके बाद संघर्ष करते रहे, वो कहीं शिथिल पड़ती नज़र आ रही है। वजह कुछ भी हो, हम किसी को ये नहीं कहेंगे कि इसका कसूर है, उसका कसूर है, लेकिन जो बहुजन राजनीतिक आंदोलन है वो शिथिल पड़ता हुआ नज़र आ रहा है, और हमें सत्ता का जो हमारा लक्ष्य था वो धूमिल होता हुआ नज़र आ रहा है। सर, जो ये आंदोलन अभी रुकता जा रहा है, धीमा पड़ रहा है, तो इसके लिए क्या लगता नहीं है जो बुद्धिजीवी समाज का वर्ग है वो जिम्मेदार है? नहीं, किसी एक वर्ग को हम ये बुद्धिजीवी वर्ग को या किसी एक वर्ग को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। जिन लोगों के ऊपर समाज को संगठित करने की और समाज को संगठित करके साहब कांशीराम और बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों को पूरा करने की जिम्मेवारी है, जिनके कंधों पर है,
ये जिम्मेवारी ज़्यादा उनकी है। समाज उनको एक लीडर के रूप में देखता है, जो भी हमारे नेता हैं, और अगर वो उस जिम्मेवारी को निभा नहीं पा रहे हैं तो फिर रास्ते से हट जाएं। लेकिन सर बहुत सारे बहुजन समाज के लोग ये शिकायत करते नजर आते हैं कि जो आज सरकारी कर्मचारी बन गए, अच्छे अच्छे पदों पर पहुंच गए, वो कहीं ना कहीं जो समाज का गरीब तबका है उससे अपने आप को अलग कर लेते हैं और अपना एक नया समाज बना लेते हैं। देखिए, साहब कांशीराम भी सरकारी कर्मचारी थे, मैं भी सरकारी कर्मचारी था, बाबा साहब भी सरकारी कर्मचारी थे। ये सब सरकारी कर्मचारी थे कि नहीं थे? इस बात को तो मानेंगे आप, हैं? तो ये कोई किसी के माथे पर नहीं लिखा हुआ कि वो सरकारी कर्मचारी है तो वो सामाजिक बहुजन समाज के सामाजिक या राजनीतिक आंदोलन में दिल से हिस्सा नहीं लेगा। ठीक है, कुछ लोगों को थोड़ा आराम की आदत पड़ जाती है, लेकिन साहब कांशीराम ने तो एक बाम सेफ भी क्रिएट किया था। बाम सेफ ने तो सारा उनका फाइनेंशियल खर्चा उठाया है, इतना बड़ा आंदोलन खड़ा किया, बहुजन समाज पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में लेकर आए। तो ऐसा नहीं है, ये सरकारी कर्मचारियों पे इस तरह का कोई एक पूरा एक तरफा इल्ज़ाम लगा देना अच्छी बात नहीं है। सरकारी कर्मचारी अपने ढंग से कंट्रीब्यूट भी करते हैं, उनकी कुछ सीमाएं भी हैं कानूनी, तो उसमें दायरे में रहकर भी वो कंट्रीब्यूट करते हैं, रिटायरमेंट के बाद भी वो करते हैं। बहुत से लोगों को मैं जानता हूं जिन्होंने अपनी संस्थाएं बनाकर वो बच्चों को एजुकेट करते हैं, कोई कोचिंग कैंप लगाते हैं, कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं। परंतु ठीक है, और ज़्यादा सरकारी कर्मचारी जो रिटायर्ड हैं उनको आगे आने की ज़रूरत है और समाज में थोड़ा और काम करने की ज़रूरत है, ये मैं बात मानता हूँ। सर जाते जाते आखिरी सवाल लेना चाहूंगी बहुजन समाज के तमाम लोगों के लिए, क्योंकि आज तमाम लोग संगठन बनाकर काम कर रहे हैं, संस्थाएं बनाई हुई है, चाहे धर्म के नाम पे हो या सामाजिकता के नाम पर हो या बहुजन महान पुरुषों के नाम पर। उनको क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो एक झंडे, एक डंडे, एक बैनर के नीचे आकर सत्ता के लिए संघर्ष करें? देखिए, जो आप जो आइडिया दे रहे हैं ना, ये यूटोपियन आइडिया है, एक आइडियलिस्टिक आइडिया है। ऐसे आइडियलिस्टिक आइडियाज़ जो हैं वो ग्राउंड पर अवतरित नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हर आदमी का अपना सोचने का तरीका अलग है, हर आदमी की अपनी आइडियोलॉजी को फॉलो करने का तरीका अलग है, हर आदमी को बाबा साहब को समझने का तरीका अलग है, हर आदमी को कांशीराम जी को समझने का तरीका अलग है। हाँ, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाकर, कोई डिस्कशन करके, एक अच्छा एक प्लेटफार्म बनाकर अगर हम संगठित होकर एक राजनीतिक सत्ता की लड़ाई लड़ें तो हम जरूर कामयाब हो सकते हैं, और हमें ये करना चाहिए। तो हमारे साथ में यहाँ पर एक युवा साथी हैं, उनके भाई भी 2 अप्रैल के आंदोलन में शहीद हुए थे। उनसे भी जानना चाहूँगी आज जिस तरह से प्रशासन का रवैया रहा, क्योंकि एक तरफ तो भाई का गम और दूसरी तरफ प्रशासन का रवैया। ये तो पहले से प्रशासन का रवैया आप देख ही रहे हैं। 2 अप्रैल में भी आपने देखा है, SC/ST जो प्रोटेस्ट हुआ था उसमें जो हमारा दमन करने की कोशिश इन्होंने की, और उसमें के खिलाफ जैसे हमारा प्रोटेस्ट हुआ था, हम शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे। और मेरठ कचहरी बाहर के सामने बाबा साहब की प्रतिमा, वहाँ पर छोटे भाई को गोली लगी थी। उसके बाद भी आज उसमें ना तो उन्होंने किसी को पकड़ा है, ना कोई उसमें FIR लगा के बंद कर दिया केस को। उसके आज भी मैं चक्कर काट रहा हूँ कोर्ट के, पर लेकिन उसमें करने के लिए कुछ भी तैयार नहीं है। ये दमन करने पर लगे हुए हैं सब बहुजन समाज का। और आज बहुजन समाज जो इकट्ठा होना चाहता था, ये बहुजन समाज बहुजन क्रांति स्तंभ बनाया गया है, तो कहीं ना कहीं इनकी रणनीति है कि इनको दबाया जाए, इनका दमन किया जाए, कि ये ऊपर ना उभर पाएँ या अपने अधिकारों के बारे में जान ना पाएँ पूरा। और ये नए नए तरीके ला रहे हैं, अभी आप देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ और नया कुछ करके मतलब दमन करना चाहते हैं पूरा, इनका यही है। जी, भाई क्या करता था आपका? भाई ट्रैक सूट सिलाई करता था, लोअर जो ट्रैक सूट वगैरह होते हैं वो सिलाई करते थे। हम दोनों भाई साथ में सिलाई करते थे, और मेरठ से लाना ले जाना काम वही होता था हमारा। तो उनके जाने के बाद घर परिवार पर आर्थिक रूप से कितना संकट आया है? उनके जाने के बाद में परिवार पर आर्थिक रूप से पूरा संकट है हमारे पास। साथ में ना तो कोई कमाई का साधन है या कुछ भी रहा, और जो इन्होंने आश्वासन दिया था उसमें भी इन्होंने सारा सब कुछ धोखा करा हमारे साथ में। उस समय इन्होंने कहा था कि नौकरी देंगे एक सरकारी और परिवार को, और वो भी सब कुछ इन्होंने ख़त्म कर दिया, कुछ भी नहीं उसका भी। और जो कहते हैं कि लाभ देंगे तो कुछ ना कुछ तुम्हें, वो भी कुछ नहीं दिया इन्होंने। सरकार की तरफ से कोई मुआवजा वगैरह कुछ नहीं मिला? सरकार की तरफ से कोई मुआवजा या कोई कुछ नहीं है।